हमने देखा था कि एक झंडा और है जो रेड क्रॉस का है, जो कि जो बिल्कुल अपोजिट है इस जो स्विट्जरलैंड का स्विस जो फ्लैग है उसका बिल्कुल अपोजिट है? जैसे इसमें रेड अंदर है तो उसमें व्हाइट अंदर होता है। फिर हमने देखा था एक नेपाल का झंडा, बिल्कुल दुनिया का अलग ही टाइप का झंडा है जो इस टाइप का है। फिर आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर से 1601 से शुरुआत करते हैं, जब से हमारे देश में अब अंग्रेजों का आना शुरू हो गया है ना। सबसे पहले तो पोर्चुगीज आए थे, वास्को डी गामा आया था, हमने बताया था साउथ इंडिया में आया था। फिर जो अंग्रेज जो इंग्लैंड के थे, तो ये एक उस समय यूरोप में एक बड़ा जबरदस्त ऐसा चला कि लोग वहां से यूरोप से निकल के दुनिया को ढूंढने लगे और उसको अपना बनाने लगे। उस पे अपना व्यापार के नाम से अपने व्यापार को फैलाना, अपने राज्य को, साम्राज्य को बढ़ाना 1601 के आसपास से शुरू हो गया। वो एक होड़ सी लग गई कि कौन पहले कहां पहुंचे, कौन जाके पहले कब्जा करे। फ्रेंच चले गए, ब्रिटिश चले गए, पोर्चुगीज चले गए, स्पेनिश चले गए, डच चले गए, सब लोग यूरोप के इसी काम में लग गए। 1601 से ये काम शुरू हो गया। तो हमारे देश में जो 1601 में जेम्स लैंकास्टर नाम का एक व्यक्ति आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1600 में हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और ये वहां से पहली बार इंडिया में आए। और थॉमस रो जो जहांगीर के टाइम, असली में अकबर के जमाने में भी कोई आया था, पर उसको अकबर ने इतना भाव नहीं दिया। तो 1612 में जेम्स वन जब इंग्लैंड का राजा था, तो थॉमस रो नाम का एक व्यक्ति था जो मुगल दरबार में आया जहांगीर के पास, और उसने बोला हम चाहते हैं कि हमारे को आप यहाँ रहने की जगह दें, हम यहाँ रह के सूरत में अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, आपके साथ व्यापार करें और हम यहीं रहें, और यहाँ से आप अपना व्यापार करते रहे, कुछ आप हमें जगह दे दीजिए इस टाइप से। तो उसने राजा की तरफ से उसको लेटर दिया, जहांगीर ने भी उसको स्वीकार किया, और अपनी तरफ से भी जेम्स वन जो राजा था इंग्लैंड का, उसके लिए एक चिट्ठी भेजी। तो ये व्यापार एक तरह से सूरत से शुरू हो गया इंडिया में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको ये उसका एक एम्बलम था, है ना, जो एम्बलम होता है, ये उसका एम्बलम था, निशान था। इसको कोट ऑफ आर्म्स बोलते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है कोट ऑफ आर्म्स, है ना, इसको कोट ऑफ आर्म्स बोलते हैं। जो हमारी जैसे सेनाएं हैं उनके पास भी, जैसे राजपूताना राइफल है उसका अलग होगा, है ना, हर एक का अपना एक वो है, इन्फेंट्री का अलग, सबका अलग अलग ऐसे होता है। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कोट ऑफ आर्म्स उसको मिला था। और ये 1801 में जब इंडिया में ये आने लगे, और 1801 तक काफी एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश में फैल चुका था, है ना, धीरे धीरे फैलता जा रहा था। नीचे फ्रेंच की लड़ाई हो रही थी, उधर यूरोप में नेपोलियन के साथ लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाइयों में फ्रांस ढीला पड़ रहा था, और इंडिया में भी फ्रांस, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी फ्रांस को लड़ने की, तो उसको इतना कि वहां पे भी लड़ाई करे, यहाँ पे भी सेना भेजे, मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे इंडिया में फ्रेंच का दबदबा कम होने लगा, और फ्रांस लोगों की जगह ब्रिटिश लोगों ने अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया। डच लोग भी ढीले पड़ गए, पोर्चुगीज भी गोवा और उधर ही जाके रह गए, और जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरे में फैल गए। तो 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई, तो उसका झंडा ये था, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, 1801 का झंडा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है। इसमें यूनियन जैक साइड में है, और बाकी में ये रेड एंड व्हाइट का जो फ्लैग है, ये इस टाइप के फ्लैग में बनाया गया। और 1857 आते आते, देखिए 1800 मैंने आपको दिखाया 1801 का फ्लैग था, 1801 से लेके 1857 तक बहुत कई लड़ाइयां हुई, कई राज्य हमारे आपस में लड़ते पड़ते और अंग्रेजों से लड़ते रहे। कोई एक दूसरे की, कोई अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहा है, कोई फ्रेंच का सपोर्ट कर रहा है, आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और अपनी बहुत सारी गलतियां हैं, उसको हम फिर कभी देखेंगे। तो उसके कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी, आप देख रहे हैं जो पिंक एरिया है, 1857 आते आते इतना बड़ा एरिया पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, है ना, और यहाँ तक कि असम, और उसके बाद ये बर्मा है इधर, बर्मा को भी उन्होंने ले लिया था। बर्मा इंडिया का कभी हिस्सा नहीं रहा है, पर वो एक ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा में इंडिया के साथ जुड़ गया था। तो ये हमारा, हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा एरिया 1857 आते आते अंग्रेजों ने ले लिया। हाँ, फिर क्या हुआ, अब 1857 में एक घटना घटी जिससे कि पूरे ब्रिटिश एम्पायर को और इंडिया को भी हिला के रख दिया। हाँ, एक छोटी सी चीज, ये राइफल आई थी, P53 मॉडल था, इसका नाम P53 था। ये एनफील्ड कंपनी ने एक राइफल बनाई थी,
इससे पहले क्या होता था, जो बारूद होता था उसको एक अलग थैली में रखा जाता था और कुप्पी से उसके अंदर भरते थे बारूद को, फिर उसके अंदर ठूस के, फिर वो गोली डाल के ऊपर से ऐसे ठूस के फिर गोली चलाई जाती थी। तो एक नया मॉडल, एक नया आविष्कार किया गया और वो राइफल जो पहले होती थी बहुत लंबी होती थी, तो भारी भी होती थी, लंबी होती थी, तो इसको छोटा बनाया गया। ये छोटी राइफल थी, P53 मॉडल था। इसमें होता क्या था, जो आज की गोलियां हैं वैसी गोलियां नहीं होती थी उस जमाने में, ये गोली होती थी पेपर के अंदर लिपटी हुई। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये पेपर है, इसके अंदर ये बारूद है, बारूद के नीचे एक गोली है और इस पूरी केस इसके पूरे इसके ऊपर ग्रीस लगा दी जाती थी, है ना। वैसे ग्रीस की कोई जरूरत नहीं है इसमें, पर ग्रीस लगा दी जाती क्योंकि इंडिया में बारिश होती है, मौसम नमी वाला है, तो कहीं बारिश हो जाए, कुछ हो जाए तो ये खराब ना हो, बारूद में पानी ना लगे, बारूद जो है सुरक्षित रहे, पेपर गले ना बारिश भी होने से, और हर मौसम में वो सुरक्षित रहे, इसके लिए उसके ऊपर ग्रीस लगाई जाती थी। तो वो ग्रीस किस चीज की थी, वो थी गाय और सुअर की चर्बी की। और हिंदुस्तान में दोनों समुदाय, जो बड़े समुदाय हैं, एक के लिए गाय प्यारी है, एक को सुअर बहुत बुरा लगता है, और ये दोनों के अंदर एक बड़ा एक वो फैल गया कि भैया हम इसको नहीं लेंगे। और ये चलती कैसे थी, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि ये वास्तव में चलती कैसे थी। आप देखिए, इसमें पर जो कार्ट्रिज है उसके ऊपर ग्रीस नहीं है, और इसको क्योंकि कागज पे ग्रीस नहीं है तो इसको आराम से कागज को उसने हाथ से फाड़ दिया। पर जो ये ग्रीस लगी होती थी ये स्लिपरी होती थी, चिपचिपी होती थी, फिसलती थी हाथ से, तो इसको दांत से फाड़ा जाता था क्योंकि वो आसान होता था, फाड़ा, जद से डाला, ठोका और रेडी हो गया फायर के लिए, है ना। तो आप इसमें देखिए कैसे ये गोली उस समय चलाई जाती थी, मजल लोडिंग राइफल थी। I'll now demonstrate the loading of the Enfield paper cartridge. Holding the muzzle of the rifle in your left hand, remove a cartridge from the expense pouch with your right. Tear off the top of the cartridge and pour the powder down the barrel. Once the cartridge is empty, reverse the cartridge and place it bullet first, fully seated in the muzzle. Snap off the powder cylinder and withdraw your rammer. Ram the bullet fully home, tapping it to ensure that it's fully seated on the powder. Return your rammer and bring the rifle to the ready. Half-cock the hammer and remove the spent cap. Place a fresh cap on the nipple, ensuring that it's fully seated. Bring the rifle to full cock, cover your target, and fire. तो ये इस तरीके से ये राइफल चलाई जाती थी। तो इसका ये जो कार्ट्रिज था, इसकी वजह से बड़ा एक, क्योंकि इसके ऊपर ग्रीस लगी हुई थी और ऐसे जानवरों की ग्रीस लगी थी जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे हिंदुस्तानी आदमी, तो इसके पीछे एक बगावत शुरू हुई। और ये बगावत एक छोटी सी इस घटना से शुरू होके, मंगल पांडे के उससे शुरू होके, ये पूरे भारत में फैल गई, है, पूरे भारत में फैल गई। इसमें क्या हुआ, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रिटिश रेजिमेंट्स जहाँ पे थी, झांसी में, नीमच में, है ना, और कलकत्ता में, बंगाल में, ये सब जो है बगावत में आ गई। और इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया, अपने अफसरों को मारना शुरू कर दिया, उनके बाल बच्चों को मारना शुरू कर दिया, और दिल्ली में आके सारे इकट्ठे हो गए कि हमारा राजा बहादुर शाह जफर जो मुगल राजा है वो हमारा देश का राजा है और हम उसकी आज्ञा मानेंगे, और उसके अधीन में सारे इकट्ठे होके एक जगह आ गए। और इसको ये छोटा सा एक वीडियो मंगल पांडे का कैसे कैसे ये राइफल की वजह से क्या हुआ, आप इसको इसमें देख सकते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह। ब्रिटिश राज के दौरान भारत के लोगों के बीच अशांति और असंतोष था। हिंदू सैनिकों ने गोरखा सिख के सैनिकों को अपने रैंक में शामिल करने का विद्रोह किया। नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों पर जानवरों के तेल का उपयोग किया जाता था। राइफल को लोड करने के लिए सिपाहियों को कारतूस के सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। यह सुअर या गाय की चर्बी से बना था और इस वजह से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी।
1857 में सेना की 3 रेजिमेंट ने एनफील्ड राइफल के कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया और ये मांग की कि बहादुर शाह जफर भारत के शासक और विद्रोही के प्रमुख के रूप में पदभार संभालें। इस विद्रोह में सबसे प्रसिद्ध मंगल पांडे भी थे, जिन्होंने ब्रिटिश रेजिमेंट पर हमला किया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। इस विद्रोह को सिपाहियों का विद्रोह या 1857 के विद्रोह के रूप में जाना गया। कुछ समय बाद एक और रेजिमेंट ने विद्रोह शुरू कर दिया। 90,000 बंगाल सेना के सिपाहियों ने विद्रोह में भाग लिया। लखनऊ और कानपुर में बड़े नुकसान के बाद ब्रिटिशर्स ने वफादार सिख और गोरखा सेना की मदद से विद्रोहियों की सेना को दिल्ली से पीछे हटाया। तो हम देखते हैं कि ये 1857 का जो गदर था, इसके बारे में हम बहुत सारी कहानियां हम सुनते चले आए हैं कि कैसे करके ये लोग ये एक राइफल की वजह से इकट्ठे हो गए, पर एक एकता नहीं थी। अब जो नीमच से आया है, जो झांसी आया है, जो कलकत्ता से आया है, इनमें आपस में सबके अपने अपने अफसर थे, है ना। हिंदुस्तानी अफसर था, एक भक्त खान था, एक सुधारी लाल था। ये सारों में आपस में एकता नहीं थी, है ना। सब ब्रिटिश ये मुगल एम्पायर में, मुगल दरबार पे तो पहुंच गए, पर हर एक में ये रहता था कि बहादुर शाह जफर जो उस टाइम मुगल एम्पायर था, उसने क्या किया, अपने बेटे को सेनापति बना दिया, जिसको लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और फिर ये क्या हुआ कि जो बाकी सेना थी वो कहने लगे नहीं, हम तो इसकी भी सुनेंगे, इसको कुछ पता नहीं, हम तो अपने अफसर की सुनेंगे। तो एक भक्त खान बड़ा एक फेमस जनरल हुआ है, उसने बड़ा समझदारी से, अंग्रेज लोग बड़ा घबराते थे उससे, है ना। और पर किसी भी बहुत सारे कारण हैं कि इस लड़ाई में अंग्रेजों ने कैसे करके वहां से, फिर वो जब यहाँ पे उनको पूरे नॉर्थ इंडिया से उनको मार के भगाने जाना लगा, तो यहाँ से जाके पंजाब से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं, और सिखों को इसलिए लिया क्योंकि मुगल राजाओं ने गुरु तेग बहादुर को और इनके गुरुओं को मारा था, है ना, सिखों के। तो वो बड़ा इससे गुस्से में थे इन मुगल एम्परर से, तो उन्होंने पूरी मदद करी। कश्मीर के राजा ने इनकी मदद करी। उधर से नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस के जो लोग थे, उन्होंने पैसे के बदले इनको बोला कि भाई तुम्हें खूब पैसा मिलेगा, तुम लूटना, तुम ये करोगे। तो उसकी वजह से वो भी इनके साथ आ गए और उनको पूरी रस्सा, तोपें, हाथी, घोड़ा सब दिया, और वो उधर से पंजाब से होते हुए दिल्ली की तरफ कूच करने लगी सेना। और रास्ते में जो भी उनको मिलता गया उसको वो खत्म करते गए, है ना। जिसको भी पता चलता गया कि इसने बगावत में हिस्सा लिया, इस गांव वालों ने सपोर्ट किया, वो एक को भी नहीं छोड़ते थे, पूरा गांव के गांव खत्म कर दिए। और इसी तरीके से फिर जब दिल्ली को उन्होंने खत्म करा, तो उसके बाद लखनऊ, कानपुर और झांसी, हम सब उस कहानियों को जानते हैं, किस तरह से झांसी की रानी की लड़ाई हुई और कानपुर की नाना साहब थे। और ये एक लंबा इतिहास है, हम देखते हैं कि पर ये इस समय में बड़ी उथल पुथल रही। और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हुआ, उत्तरी भारत में और दक्षिण भारत में इसका कोई लेन देन नहीं हुआ। इसलिए ये पार्शियल एक एफर्ट माना जाता है। हालांकि अंग्रेज लोग इसको आजादी की लड़ाई मानते ही नहीं है। हम लोग इसको बोलते हैं हमारी लड़ाई आजादी की पहली लड़ाई है, अंग्रेज लोग बोलते हैं सिपाही रेवोल्यूशन था, है ना। तो अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। आखिर में क्या हुआ, जब ये दिल्ली की लड़ाई हुई, दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो था, जब उसको पता लगा हम हारने वाले हैं, तो इन्होंने, वैसे तो हारने वाली लड़ाई नहीं थी, है ना। अगर वैसे इतिहास बताता है कि ये लड़ाई लगभग जीत चुके थे मुगल्स, हिंदुस्तानी लोग जीत चुके थे, अंग्रेजों के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। पर हमारी पता नहीं क्या हम लोगों के अंदर ये गलती आई, क्या समझ में आई कि हमारी सेना ने अपने आप ही बहादुर शाह जफर को बोला कि तुम चलो एक बार हमारे साथ आगे चलो और हम एक बार फाइनल लड़ाई करके जीत लेंगे। बहादुर शाह जफर किले से बाहर आया और उसके सेनापति, एक प्रधानमंत्री था उसका, जो कि उसकी बहादुर शाह जफर की वाइफ का ससुर ही मान लीजिए, ससुर था। उसने बोला क्यों इस उम्र में अपनी बेइज्जती कराने जा रहे हो, वो वापस चले गए। खैर ये एक दूसरी बातें हैं। और बहादुर शाह जफर ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कहाँ किया, हिमायू टूब में भाग गया था। पीछे वाली नदी में से होते हुए बहादुर शाह जफर हिमायू टूब में नाव में बैठ के वहां पहुंच गए। और वहां से ये एक हडसन नाम का एक व्यक्ति है, बड़ा फेमस है, इसके नाम से हडसन हॉर्स एक रेजिमेंट है जो शायद आज तक इंडियन आर्मी में है, हडसन हॉर्स, है ना। एक स्किनर था, एक हडसन था, ये बड़े फेमस उस टाइम के बंदे हुए हैं ब्रिटिश आर्मी के। ये बड़ी हैरानी की बात है जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये लोग खुद डरते हुए वहां गए, क्योंकि ये
कोई 25-50 लोग गए थे अंग्रेज लोग उसको वहां अरेस्ट करने के लिए, जबकि कई लाख आदमी, लाख के करीब आदमी हुमायूं टूम पे हिंदुस्तानी आदमी विद राइफल बंदूकें वहां पे असले के साथ था। पर जैसे ही हडसन ने बोला कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने हथियार डाल दो, सबके सब ने अपने हथियार डाल दिए, है ना। एक अजीब सी बात हुई, कैसे ये कर सकते थे समझ नहीं आया, पर क्या जो भी उस समय की परिस्थिति हो, उन्होंने सरेंडर कर दिया और बहादुर शाह जफर और उसके तीनों बेटों को अरेस्ट करके लाया गया। और ये खूनी दरवाजा नाम करके एक दिल्ली गेट पे, दिल्ली के पास एक दरवाजा है, दिल्ली गेट पे बोलते हैं इसको, इसके पास लाके इन तीनों राजकुमारों को वहां पे गोली मार दी गई, पॉइंट ब्लैंक, है ना। इस हडसन ने ही मारी, किसी ऑफिसर ने, ये जो विलियम हडसन था, इसने तीनों राजकुमारों को गोली मार दी और वो 3 दिन तक बॉडी को उठाने भी नहीं दिया। 3 दिन के बाद उन बॉडी को उठा के वहां से हटवाया गया। तो ये खूनी दरवाजा एक हमारे 1857 के रिपोर्ट का एक बड़ा फेमस एक स्पॉट है, कभी दिल्ली आए तो जरूर देखें इसको। फिर क्या हुआ, जब ये रिवोल्ट हो गया तो पूरा ब्रिटिश एम्पायर हिल गया कि भाई एक कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि कंपनी गई, उसके बाद ये रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट के बाद जो इन्होंने उसको दबाने का जो काम किया ना, उससे पूरी दुनिया में इंग्लैंड की बदनामी होने लगी, क्योंकि इन्होंने गांव के गांव साफ कर दिए, हजारों लाखों लोग फांसी पे लगा दिए, मतलब गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, शक पे भी लोगों को मार दिया, तो कई लाख लोग मार दिए गए। तो पूरी दुनिया में हुआ और इंग्लैंड के ऊपर भी बहुत ज्यादा वो आया। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे साम्राज्य को कंपनी से लेके ब्रिटिश राज के नीचे डाल दिया, है ना। अब इंग्लैंड की रानी के अंदर डाल दिया। उस टाइम इंग्लैंड की जो राजा था वो जेम्स वन तो पहले था, वो 1857 के समय आते आते क्वीन विक्टोरिया वहां की रानी थी। तो ये डायरेक्ट इंपीरियल रूल के अंदर आ गया। और जैसे कि ये झंडा था, ये जैसे कनाडा भी इंपीरियल रूल में था, ब्रिटिशर्स का राज रहा इंग्लैंड में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, ऐसे और भी देशों में। तो उनके सब झंडे इस तरीके के होते थे, है ना। एक साइड में यूनियन जैक, लाल फ्लैग, और फिर उस देश के लिए अलग से एक एम्बलम दे दिया। तो उन्होंने ऐसा ही एक झंडा इंडिया को दिया, जो कि ये था। ये 1858 में इंडिया को ये झंडा मिला, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्राउन बना हुआ है, ब्रिटिश क्राउन बना हुआ है, यूनियन जैक बना हुआ है, और यहाँ पे आपको स्टार ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है। ये झंडा शुरुआत में आया था, पर वास्तव में झंडा जो इंडिया का बाद में बना वो ये था कंपनी की तरफ से, ठीक है। ये स्टार ऑफ इंडिया नाम से इसको बोलते थे। ये झंडा था हमारे जो इंडिया का फ्लैग ऑफ वाइसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता था, उसका ये झंडा होता था। और इसमें ये स्टार ऑफ इंडिया, इस एक बड़ा फेमस एक इसके बारे में भी है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इंडिया को ये स्टार ऑफ इंडिया नाम दिया गया, है ना। इंडिया को पूरे जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके अंदर इंडिया को बोला गया था ज्वेल इन द क्राउन, मतलब मुकुट तो बहुत बड़े हैं, उसमें बहुत सारे हीरे हैं, और उसका जो सबसे बड़ा हीरा है वो इंडिया है। तो इंडिया एक ब्रिटिश एम्पायर का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा था। और अगर आप आज भी अगर आप जाते हैं इंडिया, वहां पे राष्ट्रपति भवन के सामने, तो आपको ये दिखेगा, एक कॉलम दिखेगा। इस कॉलम के बारे में बताऊंगा मैं आपको, और उसके ऊपर आपको एक स्टार दिखाई देगा, है ना। ये कब लगाया गया था, ये जब कलकत्ता से दिल्ली 1911 में, जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर हुई। इससे पहले दिल्ली राजधानी नहीं थी। दिल्ली राजधानी हमारी जो अंग्रेजों ने राजधानी बनाई थी वो कलकत्ता में थी। तो 1911 में दिल्ली दरबार बनाया गया और इसको जयपुर कॉलम के नाम से जाना जाता है। इस खंबे को जयपुर कॉलम कहा जाता है, क्योंकि जयपुर का जो राजा था माधो सिंह टू, उसने इसको बनवाया था अपने खर्चे से, ठीक है। तो ये स्टार ऑफ इंडिया यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है। और इसको माधो सिंह जो महाराजा जयपुर था, उसने इसको बनवाया 1911 में। और ये स्टार ऑफ इंडिया नाम से एक बहादुरी का एक मेडल भी बनाया गया है, जो इंडिया के सबसे बहादुर सिपाही होते थे, जो इंग्लैंड के भी हों चाहे इंडिया के भी हों, जो बहुत बहादुरी के, जो जैसे हमारे यहाँ महापरमवीर चक्र है, जो उसी तरह से ये स्टार ऑफ इंडिया उस जमाने में दिया जाता था, है। ये क्वीन विक्टोरिया ने 1861 में इसकी शुरुआत करी। और ये नाइट ऑफ द, उसको कमांडर्स का जो सबसे ऊंचा दर्जा, सबसे हाईएस्ट मेडल ऑफ गैलेंट्री उस जमाने में ब्रिटिश एम्पायर में ये स्टार ऑफ इंडिया मिलता था, ठीक है। और ये देखिए
ये ऐसा होता था, स्टार ऑफ इंडिया, क्वीन की फोटो है, ये स्टार ऑफ इंडिया, और ये हमारे जैसे हमारे महाराजा ऑफ बड़ौदा हैं, उनको ये मिला हुआ है ना, उनको शहरी, अब ये खत्म हो चुके हैं, अब तो ये मेडल भी अब तो देश आजाद हो गया, पर उस जमाने में ये इस तरीके से ये मिलता था। तो ये स्टार ऑफ इंडिया, तो इंडिया का फ्लैग के अंदर, वो झंडा के अंदर वो स्टार ऑफ इंडिया आ गया। फिर क्या हुआ, एक आदमी था जिसका नाम था विलियम कोल्डस्ट्रीम, है ना, ये जैसे आजकल हमारे IAS IPS होते हैं, उसी तरह से ये एक इंडियन सिविल सर्विसेज जो इंग्लैंड में जिसकी सिलेक्शन होता था, जिसमें ज्यादातर ब्रिटिश ऑफिसर्स ही होते थे, बाद में कुछ हिंदुस्तानियों को भी मौका मिला, पर ये जो आदमी था, इसने बोला कि ये स्टार ऑफ इंडिया और ये सब जो है हमें चेंज कर देना चाहिए, बड़ा सेम सा है। पर उस समय लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन बड़ा फेमस आदमी हुआ है, उसके बारे में हम और आगे भी देखेंगे। उसने, लॉर्ड कर्जन ने इस प्रपोजल को बोला नहीं नहीं ठीक है, रहने दो, ये जैसा है वैसे ही रहने दो, तो इसको चेंज करने की भी बात हुई। खैर, इसको हम ऐसे ही बता रहे हैं। अब क्या हुआ, अब जब झंडा हमारा, ब्रिटिशर्स ने अपना झंडा लगा दिया, स्टार ऑफ डेविड, स्टार ऑफ इंडिया लगा दिया, तो हिंदुस्तानी लोगों ने बोला नहीं, हमारा अपना एक झंडा होना चाहिए। तो उसमें कई झंडों का प्रपोजल आया, पर वो धर्म से रिलेटेड था। जैसे कि लोकमान्य तिलक ने, ये महाराष्ट्र के थे और मराठी लोग गणेशा को बहुत मानते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमारे झंडे में गणेश की फोटो होनी चाहिए। उधर से कलकत्ता से ये अरबिंदो घोष आए, इन्होंने बोला साहब हमारे झंडे में काली की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि बंगाली आदमी है। और ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इन्होंने बोला साहब गौ माता हमारे देश की माता है, उस झंडे में गाय की फोटो होनी चाहिए। और मुसलमान जो लोग थे, उन्होंने कहा भाई ये तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, और काफी लोगों ने इसको बोला नहीं, हमें ऐसा झंडा होना चाहिए जो हिंदू मुसलमान दोनों को लेके चलने वाला झंडा होना चाहिए। तो ये झंडे की उस समय कई प्रपोजल आए, पर ये रिजेक्ट हो गए, क्योंकि ये फीजिबल नहीं थे, मतलब समझदारी बात नहीं। और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो आप जानते हैं, ये व्यक्ति है जो है, ये जो सबसे राइट में है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। इन्होंने एक गाना लिखा था, जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय एंथम है, नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय, है ना, हमारा जो राष्ट्रगान है, एक नेशनल सॉन्ग भी है हमारा, जो कि वंदे मातरम नाम से है, वो इन्होंने ही लिखा था, है ना। वंदे मातरम जो है वो एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, और इन्हीं की इस कहानी के ऊपर एक नावल भी लिखी थी, आनंद मठ नाम से, आपने सुनी होगी, आनंद मठ किताब। एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ आपको, आप इसको याद कर लीजिए, कभी भी काम आ सकता है, कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम कुछ चीज को पढ़ते हैं तो हमें अपने ज्ञान को समझते और सीखते चले जाना चाहिए। तो आनंद मठ एक किताब थी जो कि इन्होंने लिखी थी, एक नावल लिखी थी, है, और उन्होंने ये गीत लिखा था। आप पढ़ सकते हैं, जो संस्कृत में अच्छे हैं वो पढ़ सकते हैं, वैसे हमारे लिए बड़े, अगर बहुत से लोग हम नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हम हिंदुस्तानी होने के बाद अपने राष्ट्रीय गीत को नहीं जानते हैं। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनको 1870 में, ठीक है। अब एक चीज आपको बता दूं मैं, ये देखिए चट्टोपाध्याय, यहाँ पे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और यहाँ लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये चैटर्जी, बैनर्जी, ये जो थे ना, ये अंग्रेजों ने नाम बदल दिए थे। जो चट्टोपाध्याय था उसको चैटर्जी कर दिया, जो बंदोपाध्याय था उसको बैनर्जी कर दिया, तो ये अंग्रेजों ने किया था, तो क्योंकि उनको ये बोलने में मुश्किल होती थी। खैर, तो ये उन्होंने ये इस तरह से, ये हमारे देश का जो नेशनल सॉन्ग है, सुफलाम सुजलाम सुफलाम मदन श्यामलाम सत्य श्यामलाम मातरम, ये जो गाना है, ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में, जो पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में, वहां पे इस गाने को गाया, ठीक है। तो ये भी एक आपके लिए एक बात है कि ये पहली बार वंदे मातरम गाना किसने गाया, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, ठीक है। और इसको बोला गया उसी में, गाना तो ये लंबा है, ये मत सोचिए कि इतना सा गाना है, पर ये इसके सिर्फ दो स्ट्रैंजा को हमारा नेशनल सॉन्ग करके अडॉप्ट किया गया, ठीक है। बहुत बाद में 1937 में अडॉप्ट किया गया इसको, 1937 में, ये हम बात कर रहे हैं 1870 की, जब उन्होंने गाना लिखा था। हम अभी उसी जमाने में है, अभी तो हम सिर्फ यहाँ आए हैं जहाँ पे कि अभी हमारा झंडे की शुरुआत हो रही है। खैर,
तो उसी जमाने में 1904 आ गया हमारा, है ना। अब हम चलते चलते आगे चलते जा रहे हैं। हमने यहाँ से देखा कि 1857 में ये सब बड़ा मारकाट हुई, और उसके बाद जब ये पहला गदर खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, तो अंग्रेजों ने अपना झंडा बना दिया इंडिया के लिए। पर हिंदुस्तानी लोगों ने अपना एक झंडे की, इनमें अपनी भूख लगने लगी, हमारा अपना झंडा होना चाहिए, अंग्रेजों के झंडे से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक झंडा ऐसा 1904 के अंदर एक ऐसा झंडा एक किताब में छपा। इसका ज्यादा इसके बारे में कोई जानकारी या ज्यादा इसके बारे में इसको कहीं फहराया गया ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, पर एक झंडा ये भी आया था सामने जिसमें ये बताया गया, देखिए जो ब्लू कलर है ये दिखाता है हिंदूज को, हिंदू बुद्धिस्ट को, ग्रीन कलर मुसलमानों को दिखाता है, और जो ये लाइट वाला है येलो कलर है ये दिखाता है क्रिश्चियंस को और जो दूसरे छोटे धर्म के लोग हैं। और इसमें जो इस साइड में ये जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो स्टार्स दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं स्टार ओरियन, ये दिखा रहे हैं कि भाई हमारे देश में जो अलग अलग प्रोविंसेस, अभी तो हमारा देश एक है, अब उसमें स्टेट्स हैं, जैसे आज स्टेट्स हैं उसी जमाने में प्रोविंसेस होती थी, है ना। अंग्रेजों ने पूरे देश को प्रोविंस में बांट दिया था, 8 प्रोविंस थी बड़ी, बाकी छोटी प्रोविंस और भी थी। तो उन्होंने क्या किया, इसको इस प्रोविंसेस में ये स्टार्स को यहाँ लगा दिया और उसको लाल केस में डाल दिया, यानी अंग्रेज लोगों के राज के अंदर हम लोग मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई और जो दूसरे जाति के लोग हैं ये पर्पल वाले सब मिलके एक साथ रहेंगे अंग्रेजों के अंदर। तो ये एक झंडे का प्रपोजल आया था, ठीक है। उसके बाद जो पहला एक झंडा जो वास्तव में फहराया गया वो 1906 में आया है। ये 1906 में जो झंडा आया ये सिस्टर निवेदिता फ्लैग के नाम से जाना गया। ये सिस्टर निवेदिता थी, ये आयरलैंड से आई थी, इंग्लैंड के साथ में जो एक आइलैंड कंट्री है, इंग्लैंड भी एक आइलैंड कंट्री है वैसे तो, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा, तो नॉर्थ आइलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, सदर्न आयरलैंड अलग है। तो उस जमाने में आयरलैंड एक था और आयरलैंड से ये लेडी जो है सिस्टर निवेदिता इंडिया में आई थी, और ये स्वामी विवेकानंद की बड़ी शिष्या थी, है ना। ये इंग्लैंड से आने के बावजूद यहाँ पे हिंदू धर्म के ऊपर इन्होंने बड़ा कुछ किया, और ये यहाँ पे आके इन्होंने 1906 में ये झंडे का इसको बताया। इसमें 101 ये ऐसा दिख रहा है, ये 101 दिए थे, दिए बने हुए थे, बीच में वज्र बना हुआ था, ये वज्र जो इंद्र का है, और इसमें लिखा हुआ था वंदे मातरम, ये वंदे मातरम। और ये कलकत्ता के कांग्रेस मीटिंग में 1906 में इस झंडे को लगाया गया, बताया गया। और इस झंडे के अंदर जो रेड फ्लैग जो ये येलो और रेड है, ये दिखाता है कि हम सामर्थी हैं, हम आजादी वाले हैं, हम विजय वाले हैं। और ये वज्र दिखाता था एक सामर्थ्य को, जो कि वज्र मतलब एक जो बिजली कड़कती है ना उसको वज्र बोलते हैं, इंद्र का हथियार भी बोलते हैं। तो वंदे मातरम इसमें लिखा हुआ था, और ये झंडा इसको स्वामी सिस्टर निवेदिता फ्लैग के नाम से इस झंडे को नाम से जाना जाता है, और ये 1906 में आया। 1905 में एक बड़ी दुखद घटना हुई, जो मैंने आपको बताया था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन की बात पहले हुई थी, मैंने बताया था, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, हमारे देश में एक बड़ा गलत काम किया। उन्होंने पहले देखिए बंगाल जो था ना, हमारा देश का बंगाल, वो इतना बड़ा था, यानी आज का यहाँ का बिहार आ जाएगा, है ना, इसमें थोड़ा सा झारखंड का जो हमारा झारखंड आ जाएगा, इसमें आज का बांग्लादेश जो बांग्लादेश जो अलग कंट्री है वो, असम, है ना, अरुणाचल से लेके और त्रिपुरा तक, ये सारा जो था ये यूनाइटेड बंगाल था, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने इस बंगाल को 2 हिस्सों में, हम बोलते हैं ना हमारा देश ही 2 हिस्सों में बट गया, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे देश में, ये पहले भी हो चुका है। ये 1905 में हमारे देश में ये उसने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, और यहाँ उसने एक बड़ा ही एक गंदा काम किया जिसे हम कह सकते हैं, जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं। इसने मुसलमानों को अलग कर दिया, हिंदुओं को अलग कर दिया, और यहां से उसने हिंदू मुसलमानों के बीच में एक बीज बो दिया जहर। ये बंगाल और असम, ईस्ट बंगाल, ये मुसलमान ज्यादा थे इस एरिया में, तो उसने इसको ईस्ट बंगाल करके अलग कर दिया।
और ये बंगाल और ये वाला हिस्सा जो था, जिसमें हिंदू ज्यादा थे, इसको अलग हिस्सा कर दिया। तो इसके विरोध में पूरे देश में, खासकर बंगाल में, बंगाली लोगों के अंदर बड़ा इसके विरोध इसका फैल गया, है ना। ये लॉर्ड कर्जन थे, और जितने भी हमारे देश में ये आए हैं, अंग्रेजों के जो वॉइसरॉय आए हैं, उसमें सबसे यंगेस्ट आदमी था, ये सबसे जवान आदमी था जो यहाँ आया था, और ये ऐसा काम करके गया कि हम आज तक उसको भुगत रहे। इसने पूरे प्रोविंस को 2 हिस्सों में बांट दिया 1905 में। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हुई थी हमारे देश के इतिहास में, कि उसने हमारे देश को 2 हिस्सों में, बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। और इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो आप देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। भारत का पहला विभाजन कब हुआ था? 1947 में नहीं, बल्कि उससे भी करीब 40 साल पहले 1905 में। ब्रिटिश राज के ताज में सबसे चमकदार हीरा कलकत्ता था, और बंगाल ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा प्रांत था। कौन जानता था कि इस हीरे की चमक फीकी पड़ जाएगी। 1905 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का ऐलान किया। मकसद था बांटो और राज करो। धर्म के आधार पर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला था मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल, और दूसरा था हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल। इस विभाजन के बारे में विस्तार में बताती हूँ। अविभाजित बंगाल विशाल प्रांत था। इसमें आज के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, ओडिशा और असम शामिल थे। प्रांत की आबादी करीब 7 करोड़ 85 लाख थी। ये इलाका इतना बड़ा था कि इसमें 5 इंग्लैंड समा जाते। कर्जन ने ऐलान किया कि प्रशासन के लिहाजे से बंगाल प्रांत काफी बड़ा है, लिहाजा इसका विभाजन किया जाएगा। अपने फैसले के मुताबिक कर्जन ने पूर्वी बंगाल प्रांत का निर्माण किया। इसमें बंगाल के 15 पूर्वी जिले और असम शामिल थे। इसकी आबादी करीब 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। ढाका या आधुनिक ढाका इस प्रांत की राजधानी बनाएंगे। कर्जन ने ओडिशा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को बंगाल के बचे हुए पश्चिमी जिलों के साथ मिलाकर पश्चिमी प्रांत का निर्माण किया। इसकी राजधानी कलकत्ता थी। नए प्रांत की आबादी लगभग 4 करोड़ 70 लाख थी, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। कर्जन ने जोर दिया कि विभाजन से बंगाल का प्रशासन बेहतर होगा और पूर्वी बंगाल के उपेक्षित जिलों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन बंगाल की जनता को कर्जन का तर्क रास नहीं आया। उन्हें लगा कि इस कदम से उनकी मातृभूमि छिन्न भिन्न हो जाएगी। विभाजन करो और राज करो की नीति पर हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को ओडिशा और बिहार के साथ मिलाने से बंगाली हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, जिसने उसके गुस्से की आग में घी का काम किया। विभाजन ने राष्ट्रवाद को हवा दी। पूर्वी और पश्चिम बंगाल के दोनों हिस्सों में हिंदुओं और मुसलमानों ने ब्रिटेन में बने सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कुछ प्रदर्शन हिंसक हो गए और विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों को आग लगा दी गई। गुस्से की आग के बीच में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। आंदोलन को मास्टर दास सूर्यसेन, विपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भी हवा दी। स्वदेशी आंदोलन अविभाजित भारत के बाकी हिस्सों में भी फैल गया। कुछ सालों बाद महात्मा गांधी ने 1905 के इस स्वदेशी आंदोलन को पूर्ण स्वराज की आत्मा बताया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे ये बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में, है? और विभाजन का बड़ा विरोध हुआ और अल्टीमेटली अंग्रेजों को झुकना पड़ा, क्योंकि इतना विरोध होने लगा इसका कि उन्होंने, अगला जो वायसराय आया उसने इसको मना कर दिया कि ठीक है, हम ये विभाजन को नहीं करते। पर उसने असम को अलग कर दिया, असम को अलग कर दिया और बंगाल को अलग कर दिया। खैर 1906 में जब ये 1905 की घटना हो गई कलकत्ता का, ये बंगाल के विभाजन की, तो 1906 में एक फ्लैग आया ये वाला, ठीक है। और इसको बनाने वाली थी एक लेडी थी, सुचिंद्रा प्रसाद बोस, और उनके साथ थे सुकुमार मित्रा, और इनके साथ साथ एक और हमारे
ये जो कलकत्ता में इसका विरोध जब हुआ पार्टीशन का 1906 में, तो एक पारसी बगान स्क्वायर था, एक जब मैदान था पारसी बगान कलकत्ता में, उस मैदान का नाम था पारसी बगान मैदान। वहां पे इसका विरोध किया गया और ये झंडा वहां पे फहराया गया, पर इसका कोई ज्यादा कवरेज नहीं हुआ, किसी ने न्यूज़पेपर में नहीं छापा, किसी ने इसके बारे में बातचीत नहीं करी और इसको बड़ा ठंडे से में रह गया, पर वहां पे ये झंडा फहराया गया। और ये पहला हमारा ये जो 1906 में ये झंडा वहां पे फहराया गया। ये थी सुचिंद्रा प्रसाद बोस जिन्होंने इस झंडे को बनाया था। ये थी, इसके साथ से सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने इस झंडे को वहां फहराया था। ये उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने वहां झंडा फहराया और इनको भारत का राष्ट्र गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक आपके लिए जनरल नॉलेज की बात है कि हमारे देश का राष्ट्र गुरु किसको मानते हैं, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु माना गया। ठीक है, इनको ये उपाधि दी गई। और इनके साथ साथ ये हमारे जो सुकुमार मित्रा, बड़ी मुश्किल से इनकी फोटो मिली मुझे, कहीं और फोटो मिलती नहीं इनकी, इन तीनों ने मिलके, सुकुमार मित्रा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुचिंद्र प्रसाद बोस मैडम ने ये झंडा 1906 में बनाया गया, जो कि कलकत्ता में फहराया गया। अब 1906 के जब ये बात हो रही थी, तो एक हमारे देश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, उसमें ज्वाइन किया और इन्होंने बोला कि एक शब्द बोला, स्वराज। स्वराज शब्द का पहली बार इन्होंने उस शब्द को बोला कि हमारे को स्वराज यानी हमारा अपना राज वाली बात ये इन्होंने बोली दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। ठीक है, हमारे दिल्ली में नौरोजी नगर है, तो ये उन्हीं के नाम पे वो शहर नगर बसा हुआ है। 1906 में उन्होंने ये बात बोली और उसी समय जो 1905 का जो अधिवेशन था, उस समय गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, ये एक बहुत बड़े हमारे कांग्रेस के उस समय, इंडियन नेशनल कांग्रेस के और हमारे देश के बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनको गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, है ना। इन्होंने 1905 में इन्होंने भी इस डिस्कशन में बोला कि उस स्वराज की बात को इन्होंने प्रपोज किया कि हमारे देश में भी स्वराज आना चाहिए, और इन्होंने इस बात को वहां पे सामने लाए। पर हुआ क्या, सूरत में जब ये प्रेसिडेंट थे, उसी समय एक सूरत में एक मीटिंग हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब क्योंकि इस समय तक क्या हो गया था, मुसलमान जो कलकत्ता में जो अलग हुए थे, उसकी वजह से इनमें आपस में दो गुट बन गए, है ना, वो उसको मैं बताऊंगा आगे। खैर, जो सूरत में एक अधिवेशन हुआ और उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस लोग वालों ने मुसलमानों को, जो उनकी डिमांड थी कि भैया हमारे लिए आप अलग से, हमारे को वोट का हमारा होना चाहिए, जहां हम लोग कम हैं वहां हमारे को ज्यादा, जहां हमारी जनसंख्या ज्यादा है वहां हमारा आदमी अपॉइंट होना चाहिए, हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और इन्होंने कुछ बातें ऐसी बोली। तो सूरत में ये बात जो है ना, दोनों गुटों में एक अलगाव आ गया, तो इसको बोला जाता है सूरत स्प्लिट। कांग्रेस के दो हिस्से हो गए, एक हो गया गरम दल जो लड़ने मरने वाला कि भैया नहीं हमें लड़के आजादी लेनी है, इसमें बाल पाल, है ना, ये लाला लाजपत राय, लाल बाल और पाल, ये आप सब जानते हैं, ये गरम दल के लोग थे। और ये देखिए, ये गरम दल के लोग थे और ये नरम दल के लोग थे। तो ये दो हिस्सों में स्प्लिट होगी कांग्रेस, जिसमें दादा भाई नौरोजी, सुचिंद्र नाथ बनर्जी, है ना, तैयब जी और फिरोज शाह, ये अलग हो गए। और जो गरम दल वाले थे, इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये अलग हो गए। इसी समय जब 1906 की ये बात चल रही थी, जब ये अधिवेशन चल रहा था सूरत में, 1907 में स्प्लिट हो गया, तो हमारे देश के इन मैडम को, इनका नाम है भीकाजी कामा मैडम, है ना, इनको देश से इनको भागना पड़ा, निकाल दिया गया एक तरीके से, इनको यहाँ से बाहर जा कर दिया गया। तो ये कहाँ गई, इन्होंने एक झंडा बनाया, और ये पहली एक पारसी लेडी थी, पारसी धर्म मानने वाली लेडी थी, और इन्होंने ये पहला झंडा इंडिया का कोई जो दूसरे देश में फहरा हो, तो ये झंडा था जो भीकाजी कामा ने फहराया था बर्लिन में, स्टुटगार्ट में, है ना। इसको ये बर्लिन में एक अधिवेशन हुआ था, वहां पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने देश का झंडा, कि ये इंडिया का नेशनल फ्लैग है, 1907 में बर्लिन में, स्टुटगार्ट में अपना झंडा फहराया। तो ये एक बड़ी एक ऐतिहासिक घटना है। और 1907 में ही जब ये तो फहराया उन्होंने जर्मनी में,
और फिर उन्होंने जब यही झंडा उन्होंने पेरिस में भी फहराया, तो उसमें थोड़ा सा फर्क था। ये झंडा जो स्टुटगार्ट में फहराया वो इस तरीके से था, तिरंगा झंडा, ये पहला तिरंगा झंडा मान सकते हैं, हालांकि रंग इसमें अलग अलग हैं। और इसमें आपको यहाँ पे 8 बड़ी प्रोविंसेस जो हमारे देश की थी, देखिए 8 लोटस है, 8 इसमें कमल के फूल बने हुए हैं, जो कि दिखा रहे हैं बर्मा एक, दूसरा बंगाल, तीसरा मद्रास, चौथा बॉम्बे, पांचवा यूनाइटेड प्रोविंसेस, छठा सेंट्रल प्रोविंसेस, सातवां पंजाब और 8वां आसाम। ये 8 प्रोविंसेस 8 कमल यहाँ पे दिखा रहे हैं। और इसमें भी लिखा हुआ है वंदे मातरम। और ये भीकाजी कामा मैडम ने 1907 में वहां पे फॉरेन सॉइल में स्टुटगार्ट में इस झंडे को फहराया। और इस झंडे को डिजाइन करने वाले कौन कौन थे, तो उसमें आप देख लीजिए, एक तो भीकाजी कामा मैडम खुद थी, दूसरे थे श्यामा कृष्ण वर्मा। मैं इसलिए फोटो दिखा रहा हूं क्योंकि हम लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं और हमसे अगर कोई पूछे तो हमारे को याद भी नहीं होगा कि इस आदमी की शक्ल कैसी थी। इसलिए मैंने कोशिश करके आपको फोटो दिखाने की कोशिश की कि आपको कम से कम पता तो चले कि भाई ये पहला झंडा जो हमारे दूसरे देश पर है वो किसने बनाया था। तो ये श्यामा कृष्ण वर्मा थे और वीर सावरकर, इन तीनों ने मिलकर इस झंडे को बनाया था। अगर आप कई जगह देखेंगे तो ये झंडा दिखाते हैं उसको, पर ये झंडा ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें ये पीला है, असल में ये सैफरन कलर आना चाहिए। तो ये है असली झंडा जो कि भीकाजी कामा मैडम ने 1907 में फहराया, पेरिस में भी फहराया। पेरिस में ये झंडा पेरिस में फहराया तो उसमें चेंज कर दिया, एक चेंज कर दिया कि 7 जो कमल थे, यहाँ पे आप यहाँ पे कमल देख रहे हो, 7 कमल की जगह उसमें एक यहाँ पे एक कमल यहाँ पे लगा दिया और 7 तारे लगा दिए, है ना। इसमें 7 तारे आगे सप्तऋषि और एक कमल का फूल यहाँ पे लगा दिया, एक सूरज और चांद तारा, यानी हिंदू मुसलमान सबका इसमें करके दिखा दिया। पर आप हम एक चीज आप देख रहे होंगे, हमारे अभी तक जितने भी झंडे आए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा धर्म हिंदू मुस्लिम को घुसेड़ने की कोशिश की गई है ना। झंडा होना चाहिए भैया, उसमें ना कोई धर्म का कुछ पता चले ना कुछ, बस हमारे देश की पहचान होनी चाहिए। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि उन्होंने हरा झंडा, ये सैफरन कलर हिंदुओं का, ये मुसलमानों का, और ये सब मिलाने की कोशिश करके पेरिस में झंडा फहराया गया। अब क्योंकि मैंने आपको, जैसे हम थोड़ा सा 1-2 साल वापस जाते हैं, क्योंकि हम 1907 तक आ गए हैं, पर एक 1906 में मैंने ये आपको यहाँ बताया था कि जब ये अलग हुआ, ये स्प्लिट हुआ, जब यहाँ पे ये जब स्प्लिट हुआ तो उसका कारण और भी था कि यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जो बंगाल का हमारा जो अलग हो गया, तो उससे एक घटना हुई। वो घटना क्या हुई कि जो मुसलमान लोग थे जो बंगाल के थे, जो आज का बांग्लादेश है, वो एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसका नाम था ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, 1906 में। कहाँ पे करी? एहसान मंजिल, कलकत्ता, वहां पे ढाका में एक जगह है, वहां पे उन्होंने इस बड़े महल के अंदर एक मीटिंग करी और एक पार्टी का उदय हुआ, मुस्लिम लीग। देखिए, करजन ने एक छोटा सा बीज बोया था कि भैया कल बंगाल को 2 हिस्से में कर दो, और वो वापस हो भी गया। बीज को मना भी कर दिया कि भैया ठीक है, नहीं अलग नहीं करेंगे, एक ही रहेगा बंगाल। पर देखिए उसका प्रभाव कितना हुआ। ये मुस्लिम लीग का उदय हो गया 1906 में, ये बीज फूट गया और ये अलग पार्टी बन गई, ठीक है। और ये अपना कहने लगे हमें अलग से हमारा इलेक्शन होना चाहिए, हमारा अलग से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमको अलग से रिजर्वेशन मिलने चाहिए। ये इनकी डिमांडें होने लगी क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं, हमारे को अलग से मिलना चाहिए। इस चीज का फायदा उठा के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, देखिए हरदम एक ध्यान रखिए, मिंटो जो है, जो बाद में नाम आता है ना मिंटो, आगे भी जितने आएंगे, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आएगा, आपको मैं और बताऊंगा आगे आगे जैसे हम चलेंगे इतिहास में आगे। तो जो मॉर्ले है वो तो सेक्रेटरी है और मिंटो जो है वो वॉइस राय, उस समय का वॉइस राय था। तो 1909 में क्या हुआ, उन्होंने मॉर्ले मिंटो एक रिफॉर्म करके लेके आए। देखिए ये यही आग लगाते हैं, यही उसमें घी भी डालते हैं, यही उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये अंग्रेजों का बड़ा जबरदस्त एक प्रोग्राम हम देखें, जैसे हम ये कहानियां सुनते जा रहे हैं हमको समझ में आएगी। तो ये इन्होंने एक रिफॉर्म भेजा। इस रिफॉर्म में क्या भेजा कि इससे क्या हुआ, और भी ज्यादा मुसलमानों के और देश के अंदर जो था बंटवारे होने की बात और बढ़ गई है। ये रिफॉर्म बोल रहे थे पर रिफॉर्म नहीं था, ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसमें क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि पहली बात तो हम जो है
मुसलमानों को अलग वोटिंग का वो देंगे, और इनको ज्यादा जहाँ पे ये कम है वहां पे इन्हीं के लोगों को हम इनका ही आदमी वहां बनेगा, जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी में, वहां पे हिंदू आदमी नहीं लड़ सकता इलेक्शन, वहां पे हिंदू आदमी वोट भी नहीं दे सकता। और उन्होंने ये भी कह दिया कि और जो चुने जाते थे ना, उसमें ज्यादातर आदमी जो थे वो बिना चुने, बिना इलेक्शन लड़के आते थे, और उनको अंग्रेज चुनते थे। और कौन होते थे वो? बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जमींदार लोग, लैंडलॉर्ड थे, उनको चुन के ले आते थे। और इससे क्या हुआ, और भी ज्यादा सेपरेट होने लगे, एकता जो थी हिंदू मुसलमानों में वो कम होने लगी, है ना, आपस में हो गया। इसी समय एक गदर पार्टी का उदय हुआ 1913 में। अब देखिए कितने दिनों तक हम इस चीज को झेलते रहे। ये जो हुआ 1909 में जो रिफॉर्म आया, इसने हमारे देश में कितने दिनों तक परेशानी किया, है ना, अलग करते रहा। और ये फिर जो कुछ लोग ऐसे थे, जो कुछ सिख लोग थे, कुछ हिंदू लोग थे, कुछ और धर्म के लोग भी थे हमारे देश के, जो भारत से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में जाके काम करने के लिए चले गए, और उनमें देशभक्ति भरी हुई थी। तो उन्होंने एक गदर पार्टी बनाई, है ना, एक गदर पार्टी। उसका उदय हुआ 1913 में, और ये गदर पार्टी का फ्लैग था। हम झंडों की बात कर रहे हैं, तो हम सारे झंडे देखते चले जाएंगे जैसे जैसे इतिहास में घटना होती गई और कैसे कैसे झंडे आते गए। तो ये गदर पार्टी का फ्लैग था, जिसमें कि आप देख रहे हो 2 तलवारें हैं, ऊपर का झंडा लाल है, केसरिया है, और नीचे हरा जो है वो मुसलमान धर्म, जो ग्रीन फ्लैग वो भी हम इसमें देखते हैं। और इसका शुरुआत जो की थी गदर पार्टी की, ये सरदार जी हैं, इनको सलूट मारना चाहिए, बाबा सोहन सिंह बखाना इनका नाम था। इन्होंने इस पार्टी का उदय किया गदर पार्टी के नाम से, है ना, इसको शुरू किया। और इसकी वजह से इनको अरेस्ट करके 16 साल तक जेल में डाल दिया गया। इनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उसमें इनको पकड़ लिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। पर 1930 में जाके ये आजाद हुए, है ना, आजादी से पहले। पर इन्होंने जो आजादी के लिए जो किया उसके लिए बड़ा हुआ। और ये गदर पार्टी के ये जो लोग थे कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये सोच रहे थे कि इसको हम ये कैसे दूसरे देशों में फैलने से बचाएं। पर ये पूरे जहां दुनिया में भारतीय लोग गए हुए थे, सारे दुनिया में, जापान में, अमेरिका, जितने भी देशों में, उन सब में ये गदर पार्टी का फैल गया, और वो अंग्रेजों के विरोध काम करने लगे। तो ये बड़ा परेशानी हो गई अंग्रेजों को इससे। इसी समय में क्या हुआ, जब 1913 में गदर पार्टी का उदय होने के 3 साल के बाद 1916 में होम रूल मूवमेंट, है ना, कि भैया हमारा अपना राज होना चाहिए। उसमें राज क्या हुआ था? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि भैया ठीक है, अंग्रेजों का राज है, उसके अंदर हम लोग अपने ऊपर राज हम लोग अपने आप करेंगे, हैं, अपने लोगों पे हम अपने आप राज करेंगे। ये डोमिनियन स्टेटस, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। इंग्लैंड का राज जरूर था, पर वो लोग अपना आप ही अपने कायदे कानून बना के और अपने आप के ऊपर रूल करते थे, अपने लीडर्स को चुनते थे। हालांकि रानी वो इंग्लैंड की थी। तो कहने लगे भाई इसी तरह से हमारे देश में होना चाहिए। तो एक होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में इसका एक बात उठाई, और ये बड़ा एक जबरदस्त मूवमेंट शुरू हो गया। और इस सबसे एक मजेदार बात है कि इस होम रूल मूवमेंट की जो शुरुआत करी वो एक लेडी ने करी, है ना। उस होम रूल लीग के अंदर जो लीग हुई, होम रूल की जो बात करी, वो तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत करी। पर उसकी जो लीग, एक होम रूल लीग बनी 1916 में, जिसका मेन मकसद था हिंदू मुसलमान जो कि वहां पे अलग अलग हो रहे हैं, और जो मॉन्टेमोर्लो उसके कारण से 1909 में जो आया है, उसकी वजह से लोग आपस में बट रहे हैं, उसको एक करना, ठीक है, उसको वापस एकता में लेके आना, और अपने देश का एक रूल बनाने के लिए, एक राज बनाने के लिए इन्होंने कोशिश करी, और इसको होम रूल मूवमेंट कहा जाता है। अब ये जो थे जो मैंने बताया था आपको, सूरत स्प्लिट में ये लोग अलग अलग हो गए थे, नरम दल गरम दल अलग अलग हो गए थे, है ना। और मुसलमान लोग अपनी अलग कह रहे थे, हिंदू लोग अपना अलग कह रहे थे, गरम दल वाले हम लड़के लेंगे, नरम दल वाले कहते थे नहीं, हमें इनके साथ मिलके ही, अंग्रेजों के साथ ही काम करना है, तो साथ मिलके आजादी लेनी है, ऐसे करके अलग अलग होना। पर इन्होंने क्या किया, इस होम रूल मूवमेंट में एक बड़ा अच्छा काम हुआ
कि एक लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। इससे क्या हुआ, हिंदू मुसलमान फिर से एक हो गए, है ना। ये मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों मिलके इन्होंने कहा ठीक है, हम लोग एक साथ मिलके अंग्रेजों के विरोध में काम करेंगे, अंग्रेजों से आजादी के लिए एक साथ हम लड़ाई करेंगे। तो एक बड़ा अच्छा काम हुआ। जो कि सूरत में अलग हुए थे, वो लखनऊ में फिर से एक हो गए, और वो कारण था ये लेडी एनी बेसेंट और हमारे देश के बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने होम रूल मूवमेंट के दौरान इस चीज को किया, और होम रूल मूवमेंट के टाइम में हमारे देश में एक और नया झंडा आ गया। ये झंडा था जिसमें सप्तऋषि बने हुए हैं, ग्रीन और रेड फ्लैग है जो कि हिंदू मुसलमान दिखा रहा है, और उसमें चांद तारा भी बना हुआ है, और साथ में एक ये है कि तुम भी इसी में हो, हम तुम्हारे साथ ही हैं, तुम्हारा राज जरूर है पर हम होम रूल, हमारा डोमिनियन रहेगा, हम अपने आप अपने नेताओं चुनेंगे, लोग अपने आप भी अपने अधिकार बना के ऊपर कर सकते हैं। तो ये एक था तीसरा झंडा 1917 में आया, जिसको हम कहते हैं होम रूल वाला फ्लैग। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक देखेंगे, हमारा टाइम यहाँ खत्म हो रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे ये हमारे देश के झंडे की यात्रा और हमारे देश की यात्रा कैसे साथ साथ चल रही है। मैंने थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करी, क्योंकि झंडे का इतिहास अगर बताता तो फटाफट खत्म हो जाता है, पर मैं चाह रहा था कि आप समझें कि कैसे ये देश की आजादी की यात्रा भी चलती रही है, और साथ साथ हमारा झंडा भी कैसे कैसे बदलता चला गया है। और मैं आपको एक स्टोरी टाइप से बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए, कोई इतना, क्योंकि ये बड़ा लोगों को बड़ा भारी सा लगता है सब्जेक्ट कि भैया देश की आजादी और इतने क्या क्या हुआ। मैं आपको एक शॉर्ट बिल्कुल सिंपल उसमें बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। खैर ज्यादा छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर जो हमारे इसमें तो सब बड़े ही हैं ज्यादातर। तो आज यहाँ तक हमने देखा, ठीक है, सबको बाय बाय।